RM in return for having provided financial advice during 2004 फाइनेंशियल ईयर। मतलब ABC कोई कंपनी है, कंसल्टेंट कंपनी है जैसे हम हैं, तो उन्होंने कहता है जी 1,60,000 रुपया जो है वो रिसीव किया दिसंबर 20 को। किसके बदले में? उन्होंने RM कोई कंपनी है उसको उन्होंने फाइनेंशियल एडवाइस जो है वो दी है। ठीक है जी, पूरे साल के अंदर तो उन्होंने 20 दिसंबर को 1,60,000 रुपया रिसीव किया। रिक्वायर्ड एक्सप्लेन द रेफरेंस to the relevant definition, which elements should possibly be recognized in 2004 financial year. Okay, briefly identify whether and or how your answer would change if the cash received had been received for financial advice to be provided in 2005 financial year. सीधी सी बात है, बी में क्या होगा? वो लायबिलिटी बुक हो जाएगी। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। ठीक है, बी पार्ट के अंदर वो क्या होगा? वो लायबिलिटी बुक हो जाएगी, क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइस 2005 में देनी है, 4 में पैसे आए हैं। और अगर वो ए पार्ट में क्या है कि जी उसमें रेलेवेंट जो है डेफिनेशन वो देखनी है कि जी जितना 2004 में काम हुआ है, एडवाइस दी है, वो 2004 की इनकम हो जाएगी और बाकी लायबिलिटी बुक हो जाएगी। और अगर सारी की सारी हमने 2005 में एडवाइस देनी है तो फिर वो सारे की सारी लायबिलिटी हो जाएगी। देख लें उसने क्या लिखा हुआ है। इनकम डेफिनेशन इज डिफाइंड एज एन इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इन द फॉर्म of increase in assets or decrease in liabilities resulting in increase in equity other than contents। ये तो उसकी डेफिनेशन आ गई इनकम की, जो इंट्रो से हम पढ़ रहे हैं। ऐसे डेफिनेशन क्या है? द एसेंस ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द इनकम required that there is either an increase in asset or or a decrease in liability, but results in an increase in equity during the year. The transaction involves the receipt of the cash, asset increase हो गया। Thus we will assess whether the transaction has increased our asset. The definition of an asset is a resource that is a right controlled by the entity as a result of a past event from which future economic benefit are expected to flow to the entity। ठीक है, ये कॉमन एसेट की डेफिनेशन है जो इंट्रो से पढ़ते आ रहे हैं कि ये वो रिसोर्स है जो कि जिसके ऊपर एंट्री का कंट्रोल होता है, ये वो राइट है एज ए रिजल्ट ऑफ द पास्ट इवेंट फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो, जिससे कि फ्यूचर इकोनॉमिक जैसे हम एसी खरीदते हैं तो ये एक रिसोर्स है, इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे यूज की शक्ल में, तो ये मेरा एसेट है। आगे चलिए। इसने किया क्या है? पीछे जाओ ना, उसको आंसर तो किया नहीं इसने। कोई मिसिंग तो नहीं पेज इसमें से? मुझे लग रहा 6 के बाद एग्जांपल कौन सी आती है, देखो जरा। वो खैर आंसर तो हो गया, हाँ 7 8 है, तो फिर एक कोई एक पेज सोल्यूशन का मिसिंग है। हाँ लाओ इधर। अच्छा जी, ये एसेट की डेफिनेशन आ गई, हमने पढ़ ली। डिस्कशन ऑफ द एसेट डेफिनेशन, द कैश इज ए सोर्स, ये भी हमने पढ़ लिया। डिस्कशन ऑफ द इनकम डेफिनेशन, ये भी हमने पढ़ ली। कंक्लूजन है जी, कहता है जी द रिसीट ऑफ कैश इन रिटर्न फॉर सर्विसेज रेंडर्ड लीड्स टू एन एसेट एंड इनकम इन 2004 with reference to the relevant definition, the element that should possibly be recognized in 2004 financial year are discussed as under। ठीक है, पार्ट बी, इन कैश if cash received into the 4 for services to be provided into the 5, the asset definition would met but the income definition would not met, क्योंकि वो इक्विटी तो हुई नहीं। the cash receipt would lead to an obligation, तो इसलिए वो कहता है कि जी रिजल्ट है। बस ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया वही कुछ लिखा हुआ है। तो वो हम उसने ना ये डिस्कशन, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो यू डोंट, पीछे जाओ जरा, तो आपने सिर्फ इस इनकम को डिफाइन करना और एसेट को डिफाइन करना, दैट्स ऑल, देयर इज नो अदर डिस्कशन। और फिर आपने कहना है कि जी ऑन द बेसिस ऑफ अबव डेफिनेशंस एज फार एज पार्ट ए इज कंसर्न, इफ इनकम इज रिसीव्ड फॉर 2004 सर्विसेज, then if the cash is received for 2004 services
then it will increase the asset on one side and will increase the equity on the other side. So this will be treated as income in year 2004, and cash will be treated as an asset. But for part B, when we receive cash in 2004, it will increase asset, cash asset in 2004, but at the same time, because the equity will not increase, because this cash is being received for the services to be provided in 2005. So it will become part of equity, part of income in 2005. Right now in 2004, it is an obligation. So the cash received in part B is not the income. It is an asset, but it is not an income, because the services will be rendered in 2005 and income will be recognized in 2005 and equity will be increased in 2005. तो किसी चीज का इनकम होने के लिए जरूरी है कि वो आपके एसेट में इंक्रीज करे एंड एट द सेम टाइम वो आपकी इक्विटी में इजाफा करे। तो वो यहाँ तो वो कंडीशन दोनों मीट नहीं हो रही, एसेट तो बढ़ रहा है, इक्विटी नहीं बढ़ रही। लेकिन यहाँ कंसिडर, इसमें भी उसने क्लियर नहीं किया हुआ, तो लिख देना वादे तौर पर कि कंसिडरिंग दैट दिस कैश इज रिसीव्ड फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड इन 2004। ठीक है, यहाँ सर्विसेज का कोई नहीं उसने लिखा हुआ। विद रेफरेंस टू द रेलेवेंट डेफिनेशन विच एलिमेंट शुड पॉसिबली बी रिकॉग्नाइज्ड इन 2004। यहाँ उसने लिखा ना, एबीसी रिसीव 160 इन कैश ऑन 3 दिसंबर फ्रॉम आरएम इन रिटर्न फॉर हैविंग प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एडवाइस। हाँ लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, सॉरी। तो ये जो ए पार्ट है, अल्टीमेटली जो ए पार्ट है ये हमारी इनकम है, लेकिन जो बी पार्ट है वो हमारी इनकम नहीं है, ये हमारी ऑब्लिगेशन है, क्योंकि सर्विसेज 2005 में रेंडर होंगी। ओके जी मसूद। सॉरी, चलें जी आगे। ये अब ये देखें, एग्जाम्पल नंबर 7। सॉरी यार, रीड द फॉलोइंग सिनेरियोस। An amount paid to landlord totaling rupees 120,000 on 1st January 2012 against the rent for the year ended 31st December 2012. Year end of the entry on 30th June 2012. ठीक है, अगेन मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। इसमें 60,000 रेंट हो जाएगा और बाकी जो है एक्सपेंस है और बाकी जो है एडवांस रेंट हो जाएगा, वो मेरा एसेट है। ठीक है, सो सिंपल। An expenditure incurred on repair and maintenance of plant amounted to ₹300,000. ये expense है हमारा। Asset, if the cost of the asset is material, तो asset है। अगर वो material नहीं है, क्योंकि उसने लिखा हुआ है कि repair and maintenance है, तो I will consider it as a normal repair and maintenance। ठीक है, तो ये expense है, but if it is not normal repair and maintenance, it will increase the life of the asset or will increase its production capacity, blah blah blah, so then it will be treated like an asset. Material amount, asset is material। material amount का मतलब क्या होता है? ये ऑडिट थोड़ी है। मटेरियल अमाउंट का मतलब होता है कि उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए, उसकी लाइफ इंक्रीज हो जाए, तो फिर वो एसेट है। अदरवाइज अगर वो उसकी लाइफ और एसेट इंक्रीज नहीं कर रहा तो फिर वो एक्सपेंस है। मटेरियल इमटेरियल का कोई चक्कर नहीं है। लीगल चार्जेस, ये एक्सपेंसेस हैं जो लीगल चार्जेस आर देयर हैज बीन लीगल डिस्प्यूट बिटवीन द एंटिटी एंड इट्स कस्टमर and company expects the outflow of 200,000 in order to settle the dispute। ये नॉर्मल रूटीन की बात है, कस्टमर के साथ डिस्प्यूट होते रहते हैं, तो ये हमारा लीगल एक्सपेंस है, ये सेटलमेंट एक्सपेंस है। ठीक है, लीगल चार्जेस तो नहीं कहना चाहिए। देयर हैज बीन लीगल डिस्प्यूट बिटवीन, आपने सेटलमेंट के लिए पैसे दिए हैं, लीगल चार्जेस नहीं है ये आपने लॉयर को थोड़ी दिए हैं। लॉयर को होता तो लीगल चार्जेस होते, आपने उस कस्टमर को दिए हैं डिस्काउंट डिस्प्यूट की सेटलमेंट के लिए। तो ये आप कह लें कि डिस्प्यूट सेटलमेंट चार्जेस हैं, ये सेटलमेंट चार्जेस हैं, ये एक्सपेंस है, लीगल चार्जेस नहीं कहना चाहिए। ठीक है, ओके। उसके बाद लिखता है जी कि एंटी परचेज गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर ट्रेडिंग पर्पसेज एंड द सेम वाज सोल्ड फॉर ₹25,000। ठीक है जी, ये जो 20,000 है ये एसेट है जब खरीदा है। गुड्स इन्वेंट्री अमाउंटेड टू ₹20,000। ठीक है, रिक्वायरमेंट देखें जरा क्या। विच ऑफ द अबव वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस और एसेट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द क्राइटेरिया। दो चीजें पूछी हैं, एक्सपेंस और एसेट है। तो मैं यहाँ पर ये इसकी ये कितने का बिका है उसकी तरफ कोई मैं कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि उसने पूछा ही क्या है
कि कितना एक्सपेंस है और कितना एसेट है। तो जब ये हम कहते हैं कि जी ये इतने का खरीदा और इतने का बेचा, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है ये एसेट है जब खरीदा गया, इसको और डिटेल से लिखना चाहिए, एंड व्हेन इट इज सोल्ड देन दिस विल बिकम एन एक्सपेंस। ठीक है, तो ये एसेट भी है और जब ये बिकेगा ये एक्सपेंस भी है। सिर्फ मतलब आप हम पढ़ चुके हैं ना यार, अब हमें कॉन्सेप्ट्स का पता है, समझदार लोग हैं। वो कह रहा है इतने का खरीदा और इतने का बेचा, मीन ये बिक चुका है। तो जब खरीदा वो एसेट है और जब वो बिका तो फिर वो क्या है, इन्वेंट्री एक्सपेंस आउट होती है ना, पढ़ा इन्वेंट्री वाले स्टैंडर्ड में, व्हेन दे आर सोल्ड। तो जब ये बिकेगा तो यही 20,000 जो है, दिस एसेट विल बी ट्रीटेड लाइक एन एक्सपेंस। When it is purchased, it is an asset, and when it is sold, the cost of inventory will be treated as an expense. इस तरह लिखें, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमने रटे थोड़ी मारे हुए हैं। आगे चलेंगे। एग्जाम्पल 8 ऊपर करो थोड़ा सा। अच्छा नहीं हो रहा, छोड़ो, दफा करो। रीड द फॉलोइंग सिनेरियोस। रिक्वायरमेंट क्या है? विच ऑफ द अबव वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम and liability and liability in the financial statement of the company in accordance with criteria given in the conceptual framework. ठीक है भाई। Advance received from customer amount rupees 50,000 against the goods to be delivered after 6 months. At the time when advance will be received, it is treated as liability. ठीक है, and when the goods will be delivered, it will be treated like an income. ठीक है, तो 6 माह बाद ये इनकम है, बट राइट नाउ इट इज अ लायबिलिटी। ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एबीसी एंड को ऑन क्रेडिट अमाउंट रुपीज 30,000, सो इट इज एन इनकम। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडेड जो है ये हमारी इनकम है। एसेट का उसने पूछा ही नहीं, अदरवाइज मैं लिख देता कि ये एसेट भी है। ठीक है, लेकिन चूंकि सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं तो अभी पैसे मिले नहीं हैं, तो जो पैसे नहीं मिले वो एसेट होता है, लेकिन उसने पूछा नहीं हमसे एसेट। उसने सिर्फ दो बातें, जैसे ऊपर एसेट और एक्सपेंस पूछा था, यहाँ इनकम और लायबिलिटी पूछा है। ठीक है जी, ओके। तो ये हमारी इनकम है। उसके बाद वो लिखता है जी अकाउंट रिसीवेबल ऑलरेडी रिटर्न ऑफ इन प्रीवियस ईयर्स अमाउंट रुपीज 30,000 से। बैड डेट रिटर्न ऑफ इनकम होते हैं यार। ठीक है, तो ये भी उसने लिख दिया कि ये रिवर्सल ऑफ बैड डेट है जो हमने राइट ऑफ किए हुए थे, तो ये हमारी इनकम है। आगे चलो जी। ओके, measurement basis. Briefly describe the measurement basis that may be used to measure the value of the asset in the financial statement. ये थ्योरी है, उसने जरा अच्छे तरीके से मुख्तसर करके लिख दी है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इसको पढ़ के ज्यादा बेहतर तरीके से इसको रटा मार सकते हैं। हमने कहा था कि बेसिस क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट और करंट वैल्यू है, दो ही बेसिस हैं। करंट वैल्यू को मेजर करने के आगे तीन बेसिस हैं। क्या है? फेयर वैल्यू है, वैल्यू इन यूज है और करंट कॉस्ट है। ये वैल्यू, फेयर वैल्यू हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जाके बड़ी डिटेल से डिस्कशन होगी, हो जाएगी हमारी। ठीक है, वैल्यू इन यूज हमारा इंपेयरमेंट वाला स्टैंडर्ड है, उसके अंदर हो जाएगी। और करंट कॉस्ट, क्योंकि जितने का आज मैं इस कंडीशन में ऐसा एसेट खरीदना चाहूँ तो वो कितने का मिलेगा, ये करंट कॉस्ट है। अगर वैसी मार्केट एक्टिव अवेलेबल ना हो तो नया कितने का मिलेगा, और ये कितना पुराना है उसको मैं उतना पुराना करके डेप्रिसिएट करके उसकी डेप्रिसिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट निकाल लूँ। डेप्रिसिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है कि मेरे पास आज एक एसेट है पुराना, अगर उस जैसा ही मैं आज नया लूं तो वो जो पुराना जितने साल पहले लिया था उतने साल डेप्रिसिएट नए को करूं, और उसकी जो वैल्यू बचती है वो डेप्रिसिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहलाती है, जिसे हम आमतौर पर करंट कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से आप बहुत, ये वाला पेज जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने रट्टा मारना है अच्छे तरीके से। ये पीछे सारा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, ये बिल्कुल उसका एसेंस यहाँ पर दिया हुआ है, क्रक दिया हुआ है सारे का जो दिया हुआ है। चलें जी आगे, थ्योरी है जी सारी। ओके, उसके बाद आगे जी ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव जो हैं ये चूंकि हमने अभी आपको होमवर्क दिया नहीं है, आपने ये होमवर्क करके आना है। ठीक है, और अल्टीमेटली चैप्टर हमारा ये आज क्लोज हो गया है। ठीक है, कल आपके जो इसके ऑब्जेक्टिव बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है ना, तो ऑब्जेक्टिव में हमेशा वो फिगर वर्क नहीं पूछता आमतौर पर, वो वहां से आपको पकड़ने की कोशिश करता है जहां आप कंफ्यूज हो। लाइक देखें, ये लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस मनी टर्म इज आल्सो रेफर्ड एज टू हिस्टोरिकल अकाउंटिंग, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग, कांस्टेंट परचेज पावर अकाउंटिंग, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये जो आम हम करते हैं मॉनेटरी कॉन्सेप्ट जो है, तो वो क्या होता है, वो हम हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग में करते हैं। ठीक है, मैंने आपको साथ साथ भी बताया था कि हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट है और वो क्या है, वो मॉनेटरी अकाउंटिंग है। तो आपने देखा कि ये कंफ्यूजिंग सी टर्मिनोलॉजी आती है। जैसे ये आप इसमें देखें ऑब्जेक्टिव नंबर 3 के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट
Mayer's profit in terms of an income, which of the following concept Mayer's profit in terms of an increase in productive capacity of an NP? तो मेरा ख्याल ये फिजिकल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि जी हम प्रोडक्टिव कैपेसिटी हम जब उसे करते हैं कि जी हम उसको लेके आते हैं अब उसी कैपिटल को कंपाउंड करके क्लोजिंग कैपिटल तक, तो हम देखते हैं इसका मतलब ये होता है कि जी मेरी जितनी इन्वेंट्री थी उससे इन्वेंट्री की वैल्यू उससे ज्यादा हुई है या कम हुई है। लाइक अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था 50,000 की इन्वेंट्री से, ठीक है, एज्यूम कर लें, एक आइटम ले लेते हैं, ठीक है, हम, और मेरा अब जो मेरी इन्वेंट्री है वो 70,000 है, ठीक है। तो हिस्टोरिकली मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जो है कैपिटल मेंटेनेंस का, उसके मुताबिक तो कैपिटल मेंटेन हो रहा है। लेकिन अगर मैं फिजिकल मेंटेनेंस में जाता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके ऊपर जो इन्वेंट्री का इन्फ्लेशन रेट है मैं इसको इस वैल्यू के ऊपर लेके आऊंगा, इस टाइम इंडेक्स पे लेके आऊंगा, कंपाउंड करूंगा या इसको पीछे लेके जाऊंगा। ये अब आपने स्टैट में पढ़ा हुआ है, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू। तो अगर मैं इसको यहां लेके आता हूं, इस 50,000 को जो इस इन्वेंट्री के अंदर इन्फ्लेशन हुई है, ये कोई इंपोर्टेड आइटम है वट एवर जो भी था, तो इसके अंदर हम कहते हैं जी 25% इन्फ्लेशन हो गई है, ठीक है, एक साल के अंदर। तो 50,000 को जरा करो जी 25% इसका, 62,500, ये 62,500 बनेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल मेंटेन हो रहा, ठीक है। जो मेरा स्टॉक था वो भले 70,000 का हो गया, लेकिन इन इन रियल फाइनेंशियल टर्म भी वो क्या है, वो 62,500 का है, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेंटेन हो रहा है। लेकिन अगर इसके अंदर इन्फ्लेशन रेट 100% हो, ज्यूम कर लें, ठीक है, या 75% हो, चलें ऐसे करके देखें, फिर कितना आएगा जी ये 75% करने से जी 75,000, 87,500, ये आएगा 87,500। अब 87,500 अगर इसका इन्फ्लेशन रेट 75% है, अब कैपिटल मेंटेन नहीं हो रहा, प्रोडक्शन इसी तरह प्रोडक्शन कैपेसिटी को आप इन्वेंट्री के जरिए इसको मतलब अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि ऐसा ये बड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है कि मशीनें जो हैं उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या थी, वो उस वक्त क्या थी, आज क्या है, हर एक चीज की नेट एसेट के हर आइटम को हमने इन्फ्लेट करके देखना है, ठीक है। वो हम उनकी जो वैल्यू है उसको इन्फ्लेट करके देखते हैं, तो दरअसल उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इन्फ्लेट हो जाती है। तो लेकिन याद करने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल जो मैंने अभी आपको बताई है। आगे चलो जी जरा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू about historical cost accounts in times of rising prices? Which of the following statement is true about historical cost accounts in times of rising? यानी कीमतें बढ़ रही हों, हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग आप कर रहे हो, तो ये कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? प्रॉफिट विल बी ओवरस्टेटेड एंड एसेट विल बी अंडरस्टेटेड। अच्छा जी, प्रॉफिट विल बी ओवरस्टेटेड, कीमतें बढ़ेंगी, इन्वेंट्री जो है हाई, अच्छा, एसेट वैल्यूज विल बी ओवरस्टेटेड, unrecognized gains will be recorded incorrectly, deduction will be overstated. Which of the following statements is true about historical cost accounts in times of rising prices? देखें, जब प्राइस बढ़ती है तो मेरे स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाती है। एज्यूमिंग दैट कि हम फाइफो कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं या इवन वेटेड एवरेज भी यूज कर रहे हैं, तो मेरे स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज कर देगी, स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा और साथ साथ क्या होगा, एसेट भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली अनरिकॉग्नाइज्ड गेन्स विल बी रिकॉर्डेड इनकरेक्टली। तो बेसिकली जब मैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ाता हूं तो मेरा प्रॉफिट इंक्रीज कर जाता है। तो प्रॉफिट इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि जो क्लोजिंग हमारा स्टॉक है उसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो दरअसल क्या हो रहा है कि प्रॉफिट मेरा ओवरस्टेट हो रहा है, ठीक है, मेरा प्रॉफिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, ओवरस्टेट हो गया, एंड एसेट विल बी अंडरस्टेटेड। तो जो मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है अल्टीमेटली उसकी अंडरस्टेटमेंट किस तरह हो सकती है? प्रॉफिट तो बढ़ गया जब हमने इज ट्रू अबाउट हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंट्स इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस। अच्छा जी, अब इसका सिर्फ एक एलिमेंट उसने देखा है, यहाँ जो वो एसेट ले रहा है ना, यहाँ वो एसेट जो है आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को ले रहा है, इन्वेंट्री को नहीं कंसिडर कर रहा, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपके जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हैं
वो जब आपकी कीमतें बढ़ रही होती हैं तो आपकी मशीनरी जो है वो आपने तो सस्ती खरीदी हुई है, आपकी बुक्स के अंदर वो सस्ती वाली आ रही है, लेकिन वैसे वो मार्केट में इस वक्त महंगी है। तो अगर आप उसकी वैल्यूएशन करें तो मशीनरी की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब है आपकी जो मशीनरी है वो अंडर वैल्यू हो रही है, ठीक है, अंडर स्टेट हो रही है, ठीक है। और जो आपके डेप्रिसिएशन है वो भी कम हो रही है। जब डेप्रिसिएशन, क्योंकि आपकी मशीनरी सस्ती है, जब डेप्रिसिएशन कम होगी तो डेप्रिसिएशन कम चार्ज होगी, डेप्रिसिएशन कम चार्ज होगी तो प्रॉफिट इंक्रीज कर देगा। सो ये जो ए ऑप्शन है दैट सीम्स टू बी करेक्ट। इसी तरह देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया need to be satisfied in order for an element to be recognized within the financial statement. It means it meets the definition of an element of the financial statement. It is probable that future economic benefit will flow to or from the entry. It is certain that future economic benefit will flow to or from the entry. The item has a cost or value. The item has a cost or value that can be reliably measured. मेरा ख्याल है सबसे पहले वाला तो लाजमी है कि इट मीट्स द डेफिनेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक चीज तो ये है कि आपने एलिमेंट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसका आपने जो है वो उस क्राइटेरिया पे पूरा होता है, तो डेफिनेशन तो मीट करता। सबसे पहली बात तो ये है, बाकी बातें फिर उसके बाद देखनी है, ठीक है। वो क्या है, इट इज प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू और फ्रॉम द एंटिटी, ये भी बात सही है, तभी हम रिकॉर्ड करते हैं। डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा हो, रिकॉर्ड उस वक्त करेंगे जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो प्रोबेबल हो, ठीक है। एंड देन इट इज सर्टन दैट फ्यूचर बेनिफिट विल फ्लो टू, नहीं, ये तो उसने इसी को रिपीट किया है। फर्क क्या है, यहाँ प्रोबेबल है, यहाँ सर्टन है। सर्टन नहीं है, स्टैंडर्ड ने प्रोबेबल लिखा हुआ है, ठीक है, लिहाजा इसको एक्सक्लूड कर देते हैं। पहली कंडीशन भी पूरी होगी, दूसरी भी पूरी होगी। द आइटम हैज ए कॉस्ट और वैल्यू, ठीक है, आइटम हैज ए कॉस्ट और वैल्यू, आइटम की कॉस्ट होगी या वैल्यू होगी, ठीक है। और पांचवी कंडीशन, द आइटम हैज ए कॉस्ट और वैल्यू दैट कैन बी, सिर्फ कॉस्ट और वैल्यू का होना जरूरी नहीं है, वो कॉस्ट और वैल्यू ऐसी हो जो रिलायबली मेजर भी हो सकती हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पांचवी कंडीशन, तो ये पहली दूसरी पांचवी जहां जहां पूरी हो रही है वो आपका करेक्ट आंसर है। पहली दूसरी पांचवी, ये पहला ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही आगे चले, तो ये वाले जो ऑब्जेक्टिव हैं ये थोड़े से ट्रिकी हैं, मतलब आम रूटीन के ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो इस चैप्टर में से या वो कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट, उसका छोटा सा सवाल, या उसकी टाइप्स, ठीक है, और तीसरी चीज जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो लाजमी पूछेगा। लिहाजा इसके ऊपर आपकी ग्रिप इस तरह से होनी चाहिए। बच्चे इसको तैयार ही नहीं करते, अच्छा यार ये तो हमें टामक टोइयां मारी हुई हैं। भाई ऐसा नहीं है, पेपर में सवाल आते हैं 6-7 नंबरों के, तो ये थोड़ा सा इतने सफ़ों का चैप्टर है करके अगर आपको 10 नंबर सिक्योर होते हैं तो हमें कोई पागल ही कहेगा अगर हम इसे तैयार नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पज ऑफ द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कॉन्सेप्चुअल फ्रेम टू असिस्ट द बोर्ड इन प्रिपरेशन एंड रिव्यू ऑफ द IFRS, ये तो मेरा ख्याल है, ठीक है जी। टू असिस्ट ऑडिटर्स इन फॉर्मिंग एन ओपिनियन, ये नहीं है, ये तो सीधा सीधा ही नहीं है, नहीं। टू असिस्ट द ऑडिटर्स इन फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन वेदर, ओके सॉरी, ऑडिटर को भी, ये तो मैं आपको खुद पढ़ाता हूं कि भाई ऑडिटर अच्छा अकाउंटेंट होगा तो वो अच्छा ऑडिटर बनेगा, ऑडिटर को भी अकाउंटिंग नॉलेज की जरूरत है, ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। टू असिस्ट इन डिटरमिनिंग, काली नहीं करनी जैसे मैंने यहीं से पढ़ के गया, ऑडिटर का क्या ताल्लुक, भाई ऑडिटर का ताल्लुक है, ऑडिटर को अकाउंटिंग आती होगी तो वो करना है, पूरी स्टेटमेंट पढ़ें। तीसरा क्या है, टू असिस्ट in determining the treatment of items not covered by an existing IFRS standard, नहीं जी ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है ये, अच्छा अब ये दो ऑप्शन हमारे पास रह गए, इनमें से कोई एक ऑप्शन नहीं है। टू बी अथॉरिटेटिव वेयर अ स्पेसिफिक IFRS स्टैंडर्ड कॉन्फ्लिक्ट्स विद द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, ऐसी तो हमने कोई बात नहीं पढ़ी, ठीक है। ये वाला जो है ना ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर इज इसका राइट आंसर जो है वो स्टेटमेंट डी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्पज ऑफ द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क, स्टैंडर्ड्स बोर्ड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का ऑब्जेक्टिव नहीं है दिस वन,
ओके, ठीक है जी। इसी तरह आपने बाकी जो क्वेश्चन है उनको अच्छे तरीके से इसको ऑब्जेक्टिव्स को तैयार करना है, ठीक है। कल इंशाल्लाह ताला हम इससे आगे चलेंगे। आज हम आगे चल सकते हैं लेकिन हमारे पास हैं 15 मिनट, लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, वो जो चीज़ है वो फिनिश नहीं होगी। तो आज आपके पास एम्पल टाइम है, ठीक है। आज अभी तैयारी करें, रात को पढ़ें, सुबह पढ़ें, कल क्लास से पहले तक इस चैप्टर को मुकम्मल तौर पर क्लोज कर लें, ठीक है। टेस्ट कर लिया पहले चैप्टर का, ठीक है जी। तो उसका रिजल्ट रिजल्ट भी मुझे बताएं किस तरह का है आज। बस ठीक है, वो टेस्ट दें और ये तैयार करें, इसका भी टेस्ट इंशाल्लाह ताला ये मंडे को अनाउंस करो इसका टेस्ट जो है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी किया करो ताकि ये ना हो कि जब मैं अगला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ये पिछला तैयार कर रहे हैं। आज क्या दिन है, थर्सडे है ना, फ्राइडे सैटरडे, हाँ अब मंडे को अनाउंस कर दो इसका, ठीक है, ग्रुप में लगा दो। और फिर इंशाल्लाह ताला हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है जी, दैट इज चैप्टर नंबर 7, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हमारा वहां पर आधा स्टैंडर्ड हमने इंट्रो में पढ़ा हुआ है, रिकग्निशन, डी रिकग्निशन, डिस्पोजल, ठीक है। यहाँ मेन जो हमारी डिस्कशन होगी उस चैप्टर के अंदर वो होगी सरप्लस ऑन रिवॉल्यूशन के ऊपर। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह मियां आपको और हमें अपनी हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। थैंक यू।